हाँ तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण बेवड़ा। हाँ लक्ष्मण को। हाँ, आज शराब पी नहीं है और शराब पी नहीं करके आज सुखी और आनंदी जीवन जीने का प्रयास जारी है। दोस्तों, मैं विजय पथ समूह अमरावती का एक सदस्य हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है। 12 कदमों पर काम करने का प्रयास चालू है। आज मुझे पायोनियर ऑनलाइन ग्रुप नागपुर तथा सचिन भाई बल्लार शाह इन्होंने पहला कदम पर मेरे अनुभव साझा करने का अवसर दिया है। उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा मेरा पर्सनल अनुभव बताऊंगा। मेरी शराब कब और कहाँ और कैसे माहौल में चालू हुई। पहली शराब मेरी पहली शराब चालू हुई नहीं, लेकिन शराब में पीते हुए मैं शराबी बन गया। मेरे पिताजी जो है मेरे पिताजी शराब पीते थे। उनके कई दोस्त, एक एक दोस्त घर को आता था और वो घर में शराब पीते थे। और उस टाइम में मेरी एक ड्यूटी लगती थी कि ड्यूटी लगने के बाद मुझे वहां पानी लेके जाओ, चखना लेके जाओ, ये करो वो करो। और मैं जब जाता था तो उनके पेट में जब एक पैक जाता था, वो पैक का जो परिणाम स्वरूप जो बातें करते थे, पैक ने दिया हुआ परिणाम, तो वो परिणाम मुझे बहुत अच्छा भाया था। और वो परिणाम मुझे उनकी बातें, आज ऐसा करने का, वैसा करने का, कल ऐसा करने का, साले को उससे 50 लाने के, उससे 1000 लाने के, 2000 लाने के, आज दिया नहीं, ये जो परिणाम वाली बातें थी, बहुत बड़े प्लानिंग वाली बातें थी। कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है। ये सब बातें मेरे को उनकी अच्छी लगती थी और मेरे जहन में एक क्लिक हो गया कि मैं भी बड़ा होकर शराब पीऊंगा, इनके जैसा आनंद लूंगा। तो ये मेरे को कैसे भी क्लिक हो गया। और मैं ऐसा समझने में हरकत नहीं कि उसी दिन से आई एम बॉर्न अल्कोहलिक। मेरे शराब के प्रति जो विचार थे, विचार बढ़ने लग गए। और जो मेरा विवेक था, वो विवेक मर गया और अविवेकी विचार ने वही जन्म लिया। और जो मैंने मेरे मन से जो वादा किया था कि मैं बड़ा होकर शराब पीऊंगा, वो वादा पूरा करने में मैं लग गया। और फिर मेरा मन कहता था कि शराब पी, तेरे पिताजी जैसा आनंद लेते थे वैसा तू भी आनंद ले। फिर वो एक संधि मेरे को आ गई। मैं मेरे मामा के गांव को गया। मेरे मामा को गांव को जाने के बाद वहाँ पोले की कर्जी और पोले के कर को, वो गांव में एक प्रथा है कि जो कामगार वर्ग रहता, बड़े बड़े काश्तकारों की तरफ, उन्हें पोले के कर के दूसरे दिन शराब दी जाती है। तो उसने मेरे मामा ने शराब लाके रखा था। और वो शराब लाके रखने के बाद कुछ उनको बांट दिया और कुछ रख दिया। ये मुझे पहले नहीं मालूम था। और मेरे को बोला कि जा, बोले लक्ष्मण गड़वा गिलास भर के लेके आया। मैं गड़वा गिलास भर के लेके आया। मेरे को ऐसा लगा कुछ खाने पीने को लाया हूँ। ये शराब के बारे में भी मेरे को मालूम नहीं था कि उसने रख दिया करके। और उसने वो पानी उंडेल दिया शराब इसमें का, ग्लास में का। और पीछे हाथ डाल के तो एक बम्फर निकाला और ग्लास में भरा। वो ग्लास में भरने के बाद उसकी जो सेंट आई, बास, वो बास मेरे नाक में एक प्रकार की रजिस्टर हो गई थी। मेरे पिताजी पीते थे, लेकिन मैंने उस शव नहीं मालूम थी, बास मालूम था। तो वो सेंट जो है मेरे नाक में गया और मैं पहचान गया कि ये शराब है। और आज अपन जम के मजा लेंगे। कई दिनों से मैं शराब पीने की जो संधि है, शोध देख रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। कुछ अड़चने आती थी, दिक्कतें। मैं छोटा होने की वजह से, मैं उस टाइम में 10वीं में था। वो संधि आ गई। मेरे माम भाई ने फिर वो गिलास भरा और मेरे को बोले ले, बोले। मैंने एक ही कहा उसको, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं लूंगा नहीं शराब, मैं कभी पिया नहीं, देखा नहीं। अरे ले भैया, बोले कैसा आनंद आता शराब का, बोले स्वर्ग में गया जैसा आनंद आता है, बोले। बोला
अब अंदर से तो दिल हो रहा था कि कब लेता कब नहीं। और फिर मैंने हाथ बढ़ाया, कब मेरा हाथ गिलास की तरफ बढ़ा मेरे को मालूम नहीं, और गिलास की तरफ हाथ बढ़ा और मैंने वो एक ही सांस में आधा ग्लास मार दिया। शराब कैसी पीती है, क्या पीती है, ये मुझे मालूम नहीं था, पहली बार था। और वो ग्लास जैसा आधा गया पेट में, और उसकी टेस्ट इतनी गंदी थी कि गंदी नाली का पानी है जैसा। और आधा जो ग्लास, आधा जो है, आधा बाहर फेंके गए, आधा ग्लास अंदर फेंके गए, अंदर गया आधा बाहर फेंके गया, क्योंकि बात इतनी गंदी थी उसकी कि बस पूछो मत। और फिर मेरा भाई, मेरा माम भाई जो है, वो मेरे पे चिल्लाया, साले बोले असली असली मौगे की शराब है बोले, और तूने फेंक दिया बोले, पहली बार पिया क्या रे बोले। मैंने बोला हाँ भैया पहली बार ही पिया मैं, मेरे को मालूम नहीं। मैंने बोला उसके बाद में फिर मेरा माम भाई बोले, जा बोले तेरी मामी बोले अंदर भजे तुम दे बोले, भजे लेके आ बोले, भजे लेके आ बोले। मैं अंदर गया, मामी को बोला, भैया ने भजे मंगाया, और मेरा जैसा बात गया मेरे मामी को। मेरे मामी ने एक ही बोला, लक्ष्मण तू भी शराबी बनेगा क्या। कितना बड़ा मेरे को एक इशारा था, भयानक इशारा, कि मैं शराबी बनूंगा, ये मेरे मामी को मालूम गिरा। मेरे भविष्य के बारे में उसको मालूम गिरा कि मैं शराबी बनूंगा, लेकिन वो इशारा मुझे नहीं लगा। मैं शराबी बनूंगा ये मुझे नहीं मालूम गिरा। और फिर उसके बाद में मैंने उसको बोला, क्या मामी मोनले ऐसी गंदी चीज का कोई शौकीन बनते रहता है क्या, कोई आदीन बनेगा क्या, ना उसको चाव है ना कुछ है मोनला। फिर मैं भजे लेके आया, फिर वो ग्लास मैंने, फिर मेरे माम भाई ने बोले कि तू एक काम कर, बोले नाक दबा के वो बचा हुआ ग्लास है वो मार दे बोले, और ऊपर से भजे खा ले बोले। मैंने मैंने दिल में सोचा कि ये ट्रेन है शराब पीने में, इसको सब मालूम है। और मैंने उसका सुना, वैसा ही किया। जब मेरे पेट में एक ग्लास गया, तो वो जो आनंद मेरे को, वो जो नई शक्ति, नई ऊर्जा जो प्राप्त हुई, कभी जिंदगी में ऐसा आनंद नहीं लिया था। उसने जो कहा था कि स्वर्ग का आनंद, तो वही स्वर्ग का आनंद मुझे प्राप्त हुआ। एक नई ताकत आ गई, नई ऊर्जा आ गई, और मैं एक एकल कुंडा लक्ष्मण जो किसी से बात नहीं करता था, अकेला अकेला रहने वाला, आज इससे उससे बात करने लगा। और वहां पे एक लड़की थी, आती थी पानी भरने, वो मुझसे कुछ फेंटे लेती थी, और मैंने उससे भी बात करना चालू किया। वो एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मेरे में प्राप्त हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा था ये सारी चीज अभी तक मेरे से कहाँ छुपी थी, क्यों छुपी थी, ये चीज मेरे को प्राप्त क्यों नहीं हुई। मैं खुद को कोसने लग गया दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे को बाद में नौकरी लगी कुछ ही दिनों में। बीच में फिर शराब मेरी बंद थी, कुछ दिन मैं नहीं पी सका। फिर जो मेरे को नौकरी लगी, तो शराब पीने का एकदम मेरे को परमानेंट लाइसेंस मिल गया, और इतनी शराब पीने लग गया मैं कि मेरा मुझे ही मालूम नहीं था मैं कब शराबी बन गया। घर वालों को तकलीफ, समाज को तकलीफ, आजू बाजू वालों की तकलीफ, सब तकलीफ में गिरे मेरे वजह से। ना मैं सुखी रह रहा है, लोगों को सुखी रहने रहा। मेरे को वो लग रहा था कि मैं सुखी हूं शराब पीकर, लेकिन नहीं। तो कुछ दिन फिर मेरी आखिरी जो शराब है, इतनी शराब बढ़ गई कि बस पूछो मत, जिंदगी का सत्यानाश कर डाला मैंने। और उसके बाद में आखिरी की जो शराब है मेरी, मेरी जो बुआ है वो बीमार थी, उसको हमने 31 दिन था वो 31 दिसंबर 2014,
उसको दवाखाने में हमने भर्ती किया आईसीयू में। मेरा आतो भाई जो है फूफा का लड़का, वो भी बेवड़ा, मैं भी बेवड़ा, दोनों पट्टी के बेवड़े। वो खेत में जाता था, वो खेत में गया था, खेत से फोन आया मेरे को कि बोले तेरे लड़के को लेके जा, बोले मेरे घर को, माँ की तबीयत खराब है। उसकी माँ यानी मेरी फूफा, बुआ। मैं मेरे लड़के को ले गया, मेरा लड़का डॉक्टर था, उसको लेके गए, उसको तपासा, बोले पापा, बोले इनको बोले तुरंत दवाखाने में भर्ती कर दो, बोले ये ज्यादा दिन की सोचती नहीं, बोले। फिर हमने क्या किया, आईसीयू में भर्ती कर दिया। फिर मेरा आतो भाई रात को 9 बजे आया, बाकी रिश्तेदार हमारे थे वो भी चले गए। फिर हम दोनों आतो भाई मुंबई रह गए। वो 31 दिसंबर के दिन हमने शराब जो है बंद थी, और बंद में हमने शराब मंगाए, और दवाखाने में मैं शराब के बाटले लेके आया, तो मेरा आतो भाई बोल रहा था कि बोले लक्ष्मण यार, बोले सीसी कैमरा है, बोले बहुत दुख हुआ, बोले आज बोले आप आते बीमार है। बोला तू मत चिंता कर रहे, सीसी कैमरा रहो या कुछ और रहो या आते बीमार रहो, आईसीयू में रहो, तू काय को चिंता कर रहा है, मैं हूं ना। और मैंने उसे सांत्वना दी, और फिर मैंने वो बिस्लरी में डाल के जो ओढ़ने के लिए ले गए थे, रात को रुकना था, तो हमने वो कंबल ओढ़ के 31 दिसंबर जो है रात में वहां मनाया। हमको परिस्थिति का भान नहीं, वास्तव्य का भान नहीं, आत्या बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, हम कितने नालायक किस्म के शराबी थे, इसका मतलब। फिर आत्या दूसरे दिन गुजर गई। फिर मौत मट्टी का सामान लाने दारू, अरे एक संधि मिल गई हमको दारू पीने की, मौत मट्टी का सामान लाने दारू, मांग ठहराने के लिए दारू, उसके बाद में फिर राख, मशान राख लेके जाते नदी पे, उसके लिए दारू, फिर 13वीं का 10वीं का प्लानिंग है, उसके लिए दारू, दारू दारू, मंगल कार्यालय ठहराने के लिए दारू सिवाय कोई काम ही नहीं जम रहा था। पूरे 10 दिन 12 दिन कैसे शराब में चले गए, कोई बोलने वाला नहीं था, टोकरी वाला नहीं था। हमारे पास एक बहुत बड़ा कारण था कि दुखी हो गए हम, हमारे पे एक पहाड़ गिर गया, एक कारण। उसके बाद में आखिरी के दिन हमारे इधर महाराष्ट्र में गोड़ जेवन करते, अमरावती में, तो गोड़ जेवन जो है वो बाहर के रिश्तेदार करते, और वो पैसे जमा करके करते, वो उसमें के भी पैसे हमने अलग निकाल लिए, और फिर अलग निकालने के बाद 2 बम्पर मंगा लिए। मैं भी बेवड़ा, मेरा तो भाई भी शराब पट्टी का शराबी, मेरा भांजा भी पट्टी का शराबी, और एक जगह हमने कूलर में रख दिया, और उनको इशारे कर दिया वहां बम्पर है, पानी है, सब व्यवस्था है। एक एक जा रहा है, एक आ रहा है, और शराब पिया। वो खाने की ऐसे मट्टी पलित कर डाले हमने, जो दूर दूर से लोग आए थे खाना खाने, वो सब वैसे ही चले गए। और रात को मैं एक बेशरम शराबी, नालायक किस्म का 2 क्वार्टर लेके गया, और वो खाने का जो आनंद मैंने फिर से लिया। मेरे माम भाई को, बातो भाई को एक बम्पर, एक पाउटी दे दिया, दोनों ने हमने वो आनंद लिया दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होगा, मेरे जवाई को लोग बोल रहे थे कि क्या, बोले तुम्हारे साले, बोले इतने साले शराबी पट्टी के बेवड़े, बोले हमको मालूम नहीं था, बोले अगर ये हमको मालूम रहता था तो हम ये खाने का कार्यक्रम ही नहीं रखते थे। वो जवाई को बड़ा बेकार लगा। अब देखो हमारे भी किस्मत, तो ईश्वर की हम पे भी कृपा। उसी हफ्ते में उनको एक पेपर के कथन में एक संदेश मिला, अल्कोहलिक एनोनिमस का। वो मेरे को बाद में मालूम गिरा। तो मेरे को एक फोन आया 4-8 दिन के बाद, लक्ष्मण बोले तू इधर ही रहने को आ जा, बोले आज सोने को। मेरा आतो भाई भी वहां गया। अब मेरे को क्या लगा, बड़ा बंदोबस्त होगा साला। अब रात को जब बुलाया मेरे आतो भाई के यहाँ पे, और जवाई भी आके वहां रात को रुके, बोला क्यों रे भाई, कोई बंदोबस्त? अरे बोले ते अपना दोनों का बंदोबस्त सवेरे होने वाला है, कोई लोग आने वाले हैं,
जीजा जी ने बंदोबस्त करके रखा है। अब तेरे को सवेरे मालूम ही नहीं रहता, साला मेरे को रात भर नींद नहीं है। सवेरे लैट्रिन को जा रहा था तो मेरा आतो भाई और दो बंदे बरामदे में बैठे थे, और दो बंदे जो है मेरे को आवाज दिया। मैं लैट्रिन को गया, लैट्रिन में विचार कर रहा है कि साला ये कौन बंदे होंगे, कोई पुलिस वाले तो नहीं होंगे। हमने जो कांड बजा है वो कांड के बारे में तो आए नहीं होंगे। मैं अलग अलग बातें, अलग अलग विचार कर रहा है लैट्रिन में, लैट्रिन कम और बाकी विचार ज्यादा। फिर हाथ वाथ धोया, लैट्रिन से आया, हाथ धोया, अरे बोले बंदे आके बैठ, बोले इधर। हम उधर, मैं आके बैठा मेरे आतो भाई के बाजू में, उसने खंडे पे हाथ रखा। भैया बोले कोई शराब की समस्या वगैरह? अरे भैया मैंने बोला मैं शराब पीता ही नहीं, शराब की मुझे समस्या ही नहीं है। मेरा आतो भाई भी बोले इसको भी शराब की समस्या नहीं, मेरे को भी नहीं है बोले। हम दोनों बोले शराबी के मौत में भी जाते नहीं बोले। मगर खूब चूतिया बनाया सालों को हमने। लेकिन वो बंदा क्या बोले, भैया बोले तेरे को शराब की समस्या नहीं है, यही तेरी सबसे बड़ी समस्या है बोले। लेकिन तेरी समस्या नहीं है, लेकिन मेरी समस्या थी। मेरे पास भी तेरे पास जैसे हम दो बंदे आए, मेरे पास भी दो बंदे आए थे अल्कोहलिक एनिमल्स के। उन्होंने भी मुझे यही बताया था, और मैंने भी वही, तूने जो बात की मैंने भी वही बात की थी। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं शराब से दूर हूँ, मीटिंग को जा रहा हूँ। तो मैंने एक विश्वास किया उन पर, और मीटिंग को गया, मेरा श्रद्धा में रूपांतर हो गया। आज मैं 13 साल से शराब से दूर हूँ, एक बोले 7 साल से शराब से दूर हूँ। अब मैंने भी इसके पहले शराब छोड़ने के बारे में पीएचडी कर डाला था। 7 महीने, 7 दिन, 8 महीने, 4 महीने, आखिरी की पीएचडी मेरी 11 महीने की हो गई थी। 11 महीने में शराब पिया नहीं था, और बाहर गांव जाके मैंने गोबर खा लिया। तो मला मैं साला क्यों अपयशी गिरा शराब छोड़ने के बारे में। और ये बंदा कह रहा है कि 13 साल से, एक दूसरा बंदा कह रहा है 7 साल से शराब से दूर है। ये ऐसा कैसा हो सकता, हो ही नहीं सकता, साले फेंक रहे। और फिर मैंने क्या विचार किया मन में, मला देखना है तू शराब से कैसा दूर है, और कौन सी तेरी मीटिंग है, मैं वहां आता हूँ, देखता हूँ। भैया बोले तू मत आ, हम तेरे को लेने आते हैं। और शाम को फिर वो 7 बजे दो बंदे आए, दोनों को लेके गए। जवाई भी मेरे संगात था। हम मीटिंग को गए, और वो मीटिंग में मेरे को कुछ तो भी आशादायक विचारों की देवान घेवान, सभी शराबी बोल रहे थे हम शराब से दूर है, शराब से दूर है, ईश्वर की कृपा है, मध्य पास आ जा रहे, अमुक है ढमुक है, सब चल रहा था। और मैं कान लगा के सुन रहा था, और सुनना और सीखने की वजह से कुछ ही दिनों में मैं शराब से दूर रहने लग गया, कुछ ही मीटिंग में। अब ये कैसा हुआ भैया, तो हमने शराब के सामने हमारा वश नहीं चलता, ये हमने मान्य किया। हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, हम शराब के सामने हतबल है, ये मान्य किया। तो शराब, ये कार्यक्रम मेरे पे कुछ असर कर गया, और शराब से मैं दूर रहने में कामयाब हो गया। और हमको ये यहाँ पे पहला कदम उन्होंने बताया था, पहले कदम के अंतर्गत चिंतन मंथन, बांधव जो बंदे थे, सदस्य थे, उनके शेयरिंग के माध्यम से चिंतन मंथन करके ये सदस्य ने, ये जो थे ईश्वर के रूप में, उनके मधुर वाणी से हम पे ईश्वर की कृपा हुई। और मेरे मन के बारे में और मेरे शरीर के बारे में एक नई जानकारी मेरे को प्राप्त हुई। मेरा शरीर और मन बीमार हुआ है निष्ठुर शराब ने
हमारे ऊपर एक दुधारी तलवार चलाई। पहले हमें शराब पीने की उन्माद भरी उत्तेजना उसने दी। उत्तेजना ने हमको दबोचा, जिससे हम शराब पीने में मजबूर हो गए। हम शराब के गुलाम बन गए। फिर ये शराब हम पर राज करने लगी। हम ऐसे दुधारी तलवार की धार में फंस गए दोस्तों, कि पहली धार जो है मेंटल ऑब्सेशन, दूसरी धार जो है फिजिकल ऑब्सेशन, ये दो धार में मैं फंस गया। यही मेरा दुधारी तलवार के बीच में फंसना, यानी मेरी सही हतबलता थी। ये सब शेयरिंग के माध्यम से हमको समझ रहा था कि हम शराब के बारे में शक्तिहीन थे, शराब को नहीं बोल सकते थे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये शेयरिंग मनते पास एक बीमारी कहते हैं। ये शेयरिंग के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों। ये पहले कदम का एक सूत्र है। तो इन सूत्रों के द्वारा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के सूत्रों द्वारा मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम समझना पड़ेगा, कार्यक्रम को अमल में लाना पड़ेगा। और मैं कार्यक्रम अमल में ला सकूंगा तो शराब से दूर रहने में कुछ मेरा फायदा होगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का भी मेरा फायदा होगा, नहीं तो कोई मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में आने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो ये सब बातें मेरे को जान लेना पड़ेगा। और पहला अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद हमने ये सब हमारे जीवन में ये कार्यक्रम असर क्यों किए, तो हमने मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, मैं शराबी हूं। और हमारे जैसे शराबी के डिक्शनरी में स्वीकार नाम का शब्द ही नहीं है, गायब हो गया साला शब्द, ये वर्ड ही नहीं है। और कोई भी चीज के बारे में कोई ने भी कुछ बोला तो हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना हमारी आदत नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम बोले सो कायदा, हम करेंगे वही सही, ये विश्व के करता धरता हम ही है। ये सब समझने वाला लक्ष्मण, खुद को परमेश्वर समझने वाला लक्ष्मण, ये दुनियादारी तो चल रही तो मेरे कायदे कानून से चल रही, ये समझने वाला लक्ष्मण दोस्तों। तो मेरे जैसे शराबी को शराबी है स्वीकार करना सबसे बड़ी कठिन चीज है। शराब के सामने पराभव मानना, स्वीकार करना, हतबलता स्वीकारना, तो ये सब एकाएक नहीं जमने वाला है। यह शराब के सब बातें स्वीकार करना, तो मेरा भी मन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब मैं मीटिंग करता हूँ, मेरा भी मन करता है कि हमने भी स्वीकार करने को ना, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं, इनका फायदा हुआ, हमारा भी फायदा हुआ, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या है, हमारी जो अकड़ है, हेकड़ी बना है, हमारी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां जो है, ये हमें बार बार उकसाती है। लक्ष्मण, तू अभी हारा नहीं है, इतने जल्दी हार माने मत शराब के सामने, और तू जीत सकता है, लड़ सकता है, अभी के में ताकत बाकी है। तो ये सब हमारे अकड़ की बातें, हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं, हमें बार बार बहकाती है। स्वीकार मान्य करने, पराभव मान्य करने जो है, हतबलता मान्य करने जो है, इसमें दिक्कतें पैदा करती है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस हमें सिखाती है कि इन सब बातों को बाजू में रख, तेरी अक्कल होशियारी बाजू में रख, ये सब हमको सिखाती है। अब सबसे पहला काम, मेरे को पहला कदम का पहला पार्ट जो है शराब के बारे में, शराबियपन की एक बीमारी के बारे में, ये कदम पहले का पहला पार्ट है। पहला पार्ट सिर्फ कदम पार्ट जो है पहला शराबियत के बारे में ही है। और जो दूसरा पार्ट है
पहला पार्ट शक्तिहीनता और दूसरा पार्ट है मेरी अस्वस्थता। मेरा रॉक बॉटम जो है पहले पार्ट में, मेरा रॉक बॉटम जब तक मेरे समझ में आएगा नहीं तब तक पहला कदम मैं 100% ले ही नहीं सकता। मेरी अस्वस्थता मान्य करूंगा नहीं, स्वीकार करूंगा नहीं, तो मैं पहला कदम 100% लेऊंगा नहीं। तो मेरे को रॉक बॉटम क्या है, मेरी अस्वस्थता क्या है, मेरी शक्तिहीनता क्या है, ये सब मेरे को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो पहला कदम जो है, ये पहला कदम का पहला, ये जो पहला कदम है, ये फाउंडेशन का कदम बोला गया है। इसके ऊपर ही 11 कदम जो है बाकी के हैं। ये पहला कदम ही मैंने 100% नहीं लिया, मेरा फाउंडेशन ही मैंने मजबूत नहीं किया, तो मेरा 11 कदम होंगे नहीं आगे के। मेरी आध्यात्मिक प्रगति होंगी नहीं, आध्यात्मिक जागृति होंगी नहीं, मैं उन्नति कर सकूंगा नहीं, ये में मैं सक्सेसफुल हो सकूंगा नहीं। तो ये फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी। फाउंडेशन एक ही बार बांधे जाता है, बार बार नहीं बांधे जाता है। तो मैं मंजिलें कितनी भी बार चढ़ा सकता हूँ, लेकिन फाउंडेशन दोबारा नहीं बांध सकता। पहला कदम हार मानकर ही शराब की और शराब से जो मुक्ति जो है हम पा सकते हैं। नहीं तो शराब से हम हार नहीं मानेंगे तो हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और ये शक्तिशाली जो मार्ग हमको नहीं मिल सकता है, हार नहीं मानेंगे तो हम इस शक्तिशाली मार्ग पर नहीं चल सकेंगे, मार्ग पर भ्रमण नहीं कर सकेंगे। कौन सा मार्ग? पहला कदम का। तो मेरे को हार मानना ही है। अब ये में आने के बाद मेरा पूर्व इतिहास मेरे को मालूम मिलता, आइडेंटिफिकेशन मिलता, मैं किस तरह का शराबी हूं। तो ये में आने के बाद मेरे को मैं शराबी हूं, मेरे को मद्यपास नाम की बीमारी है, ये सदस्य के मुंह से शेयरिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत समझ में आती है मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे जैसे शराबी को क्या है, पुरावा चाहिए। पुरावा क्यों चाहिए? मैं शराबी हूं क्या नहीं हूं? पुरावा इसलिए चाहिए कि अल्कोहलिक एनोनिमस की बीमारी जो है, ये मैंने कभी बाहर की दुनिया में देखी नहीं कि ये बीमारी है। हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में शेयरिंग में बोलते हैं कि शराब की बीमारी है, मरे तक चलने वाली बीमारी है, ये एलर्जी है, ये है, वो है। तो मेरा जैसा शराबी क्या सोचता है मालूम है कि ये मैं भी शराबी, ये भी शराबी, साले ये कौन है बताने वाले कि ये बीमारी है? ये कोई डॉक्टर है क्या? ये एलर्जी बता रहा है, ये कोई इनके पास एलर्जी तपासने का कोई यंत्र है क्या? और ये तो बीमारी मैंने आज तक सुना नहीं। तो ऐसे मेरे दिल में ख्याल आते, तो मेरे को कुछ पुरावा चाहिए। एलर्जी है, कैसी एलर्जी है शराब की? बाकी एलर्जी रहते है मेरे को, लेकिन शराब की एलर्जी के बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं, बीमारी के बारे में सुना नहीं। मेरे को जब भी मेरे ख्याल में आएगा, जब मेरे को बीमारी समझेंगे तो मेरी समस्या क्या है, समस्या समझेंगे बीमारी में से, बीमारी है करके समस्या है, और समस्या समझेंगे तो मेरे को उस पर उपाय करने का कुछ तो भी। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर यही बताता है तेरे को फलानी बीमारी है भैया, अब इस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी यही मेरी प्रॉब्लम होता है कि मेरे को बीमारी डिटेल में समझ लेना पड़ेगा। तो डिटेल में मेरे को बीमारी समझ, जब तक समझ में नहीं आती तो मेरे को उपाय नहीं मिलेगा। तो मेरे को उपाय करना है तो मेरे को सबसे पहले मेरी बीमारी समझना पड़ेगा, और मेरे को बीमारी के बारे में ठोस पुरावा होना। तो जब तक मेरे को पुरावा नहीं मिलता है तो जब तक मेरा जैसे शराबी का समाधान नहीं होगा है। ये जब मैं पुरावा मांगता हूं तो यहाँ जानकार सभासद है अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो पुरावा देने के लिए तैयार बैठे हैं।
वो बोलते लक्ष्मण तू चिंता मत कर, मेरे को बोले तेरे को पुरावा दूंगा। उन्होंने मेरे को एक बिग बुक खोल के बताया और उसमें आज्ञा अधि प्रकरण में 4 लाइनों में मेरे को आचार समझा के बताओ। दोस्तों, तुम्हारी शराब छोड़ने की जब इच्छा है तो भी तुम शराब हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते, और शराब पीने के वक्त शराब की मात्रा पर नियंत्रण नहीं रख सकते। जब ऐसा तुम्हारे ख्याल में आता है तो तुम संभाव्य मध्यस्थ रहते हो, और इस पर एक ही उपाय है, आध्यात्मिक अनुभूति। देखो ये 4 लाइन में मेरे को उसने आचार भी समझा के बताया, उपाय भी समझा के बताया, लेकिन इतने पर भी मेरे जैसे कि शराबी का समाधान नहीं होने वाला है कि मैं शराबी हूं। तो उसने मेरे को और कुछ बताया, डॉक्टर सिलकत के बारे में बताया कि भैया बोले एक नॉन अल्कोहलिक डॉक्टर साइकेट्रिक बताता है कि ये बीमारी है। मेडिकल एसोसिएशन ने इसे मान्यता दी है कि ये शराब नाम की बीमारी है। तो मेरे को डॉक्टर ने उसने बताया कि ये जो बीमारी के प्रमुख जो लक्षण है, एक मेंटल ऑब्सेशन है, एक फिजिकल ऑब्सेशन है। मन को लगी हुई बीमारी है, शरीर को लगी हुई बीमारी है। मेंटल ऑब्सेशन क्या कहता है? मेंटल ऑब्सेशन एक ही कहता है, लक्ष्मण आज 90 पीने की है, और 90 पीने के ही वजह से मैं बार में जाता हूं, 90 बुलाता हूं, चखना बुलाता हूं, और 90 बुलाने के बाद 90 जैसी पेट में जाती, और कुछ तो भी मेरे पेट में केमिकल लोचा होता है, और मेरे को समझ में नहीं आता, और मेरे को और आने दे और आने दे और आने दे। कभी भी मैं खंबा पीने के विचार से नहीं जाता बाहर, मैं 90 पीने के विचार से बाहर में जाऊंगा, और 90 पीने के पेट में जाने के बाद और आने दे और आने दे और आने दे। मेरी शारीरिक एनर्जी जागृत हो जाती पेट में 90 जाने के बाद। मेरे को मानसिक एलर्जी है और शारीरिक एलर्जी है। काश मेरे को सिर्फ मानसिक एलर्जी रहती थी तो मैं मानसिक एलर्जी के कहने पर 90 पीने जाता था, एक ही 90 आराम से पीता था, आराम से घर को आता था, आराम से टीवी देखता था, खाना खाता था, सोता था, दूसरे दिन काम पे जाता था। लेकिन ऐसा मेरे को होता नहीं। मेरा 90 पीने के बाद और कुछ बिगाड़ हो जाता। तो जब 90 पीकर मैं घर को आ सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा वैसा होता नहीं करके मेरा प्रॉब्लम है। और अगर मेरे को शारीरिक एलर्जी के पोटी मैं अगर शराब पीने लग गया तो मैं इतनी शराब पी डालूंगा कि 4-8 दिन धुमाकुड़ मचा डालूंगा, और फिर उसके बाद में मेरा ही मन कहेगा कि लक्ष्मण आज अब बहुत हो गई, अब बंद कर देते। तो मैं मेरे दिल से पीऊंगा, मेरे दिल से भी बंद करूंगा, और मैं मेरे प्लान से बाद में होली के कर को मैं जब विचार करूंगा कि नहीं अब साले को होली के कर कोई पियेंगे, तो जब भी पीऊंगा मैं बीच में शराब नहीं पीता। तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार वही धंधा करता हूँ, 90 पीने जाता हूँ, और बार मैनेजर मेरे को धक्का देके हकाल देता है। आखिरी 12 बजे के बाद में मैं इतनी पीता हूँ कि मेरे को हकाल देना पड़ता है, और रोड से आने के बाद मैं ढिंगाने करने लग जाता हूँ, लोगों को गालियां बकने लगता हूँ, आजू बाजू वाले को गालियां बकता, घर को आके औरत को गालियां बकता, और फिर दूसरे दिन पश्चाताप भावना, फिर और दूसरे दिन
सवेरे रात को औरत को आश्वासन देता कि आज से मरे तक शराब नहीं पीने की। जो लक्ष्मण एक 10-15 मिनट शराब से दूर न रहने वाला लक्ष्मण आज पत्नी को आश्वासन देता है कि मैं नहीं पीऊंगा, यानी नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर भी क्या करता है लक्ष्मण, बाद में फिर भी 4 बजे तक चुप रहता, बाद में जाता है और बाद में जाने के बाद क्या सोच के जाता कि 90 पिएंगे, खड़े खड़े पिएंगे। और मैं बार मैनेजर को कहता है कि मैं 90 पीऊंगा और खड़े खड़े दे दो, जल्दी दे दो। लेकिन बार मैनेजर मेरे तरफ जाकर हंसता है कि साले को बीमारी लगी है, ये तो अब भी बैठने वाला है, अब होता वही, अब जो होना है वही होता है, ये मेरे को बीमारी लगी है दोस्तों। तो ये मेरा मध्यपास आजार है पहले पायरी के अंतर्गत। अब मैं ऐसे दूधारी तलवार में फंसा हूं, एक शारीरिक एलर्जी, एक मानसिक एलर्जी, इसे हतबलता कहते हैं। तो ये मैं शराब के सामने हतबल हूं दोस्तों। तो मैं जब जब भी शराब पीता हूँ, तब जब मैं शराब के सामने हतबल होता हूँ, जब मेरा जीवन जो है अस्त व्यस्त होता है मित्रों। मेरे जैसा शराबी दोस्तों उस भावनदार की तरह है होता है, वह दूसरों के जीवन को चीरते हुए गुजरता है और दिल टूट जाते हैं, मधुर संबंध मर जाते हैं और प्यार और स्नेह जड़ से उखड़ जाता है। स्वार्थी और लापरवाह आदतों से घर की उथल पुथल हो जाती है। ये बिग बुक में लिखा है, पेज नंबर 74 में मराठी में दोस्तों। तो इसी तरह मेरा भी अनुभव है, ये जो बिग बुक कहता है, किताब कहता है, यही मेरा अनुभव कहता है मित्रों। मेरा भी अनुभव, जब जब मैं घर से शराब पीने के लिए बाहर निकलता था, जब मैं घर के किसी की परवाह नहीं किया करता था और सिर्फ एक ही परवाह करता था, मेरी शराब, मुझे आज 90 कैसे मिलेंगे। फिर घर के बच्चों को घर के बच्चे की फीस रहो या राशन के पैसे रहो या बच्चे के मेडिसिन के पैसे रहो, ये पैसे चुरा के ऐसा मैं देशी की दुकान पे भागने की कोशिश करता था कि कोई मेरी बीवी बीच में आ गई, उसको ढकेल देता था, कोई मरो या तरो या कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मेरा अनुभव कहता है मित्रों। मैं सरकारी नौकर था, फिर भी मेरी औरत 4 लोगों के घर के लोगों के बर्तन धोने का कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का काम करती थी मित्रों। उसके काम के भी पैसे मेरे को पूरे नहीं, वो भी अब पैसे कम गिरे, वो भी मैं शराब को में उड़ा देता था। और जो घर में छोटी छोटी चीजें थी सब मैंने बेच के खा डाला था और मेरे ग्राहक खड़े ही रहते थे आधे कीमत में लेने वाले। मेरे को कोई चिंता नहीं थी, आधे कीमत में जाओ या पाव कीमत में जाओ या कुछ भी हो जाओ, बस मेरी शराब की सोई कैसी लगेंगी, 90 कैसे मिलेंगे, ये सब मैंने घर में का सामान बेच डाला था। घर भंगार हो गया था, सिर्फ दीवाला बचा था। औरत एक 60 किलो वजन की औरत 25 किलो पड़पे के जैसी दिख रहे थे। एक शैतान का वास हुआ था हमारे घर में मित्रों। मैं पति होके मेरी औरत विधवा का जीवन जी रही थी दोस्तों। मैं ये घर का डिस्पोजल केस बन गया था। मेरी औरत डर डर के जी रही थी, रोज डर डर के जी रही थी, मर रही थी। और घर में कोई मेहमान आया, उसके मन में एक ही विचार डर रहता था, भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेहमान घर से जाए तक ये बेवड़ा साला शराबी घर को नहीं आना चाहिए। मेरा शराबीपन के जीवन में आखिरी मेरी औरत ये विचार करने लग गई थी कि ये साला मर गया तो अच्छा है, मेरा पति, ये पति होकर भी पति का कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ था है। मर गया तो भी काम मेरा चल जाएगा, मेरे को पेंशन मिलेंगी, इसकी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी गवर्नमेंट के नियम से मिलना है वो मिलेगा, 2-4 घर के हम बर्तन धोएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे मरने के बाद। और मैं अच्छा बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी।
बच्चों को सुखी आनंदी जीवन दिला सकूंगी। ये मेरे औरत के मन में ख्याल आते थे। ये ऐसी परिस्थिति निर्माण करने में कौन जवाबदार था? तो मैं जवाबदार था। ये सब कारणों को मैं ही जवाबदार था दोस्तों। ये सब होने के बाद ऐसे में एक दुष्काली में 13वां महीना बोलते मेरा एक्सीडेंट होता है। 2 महीने दवाखाने में भर्ती रहता हूँ। ये ऐसा विचार मेरे बारे में मरने का विचार करने वाली मेरी औरत दुनिया के लास्ट कास्ट से वो मेरे एक्सीडेंट में भी पैसे लगाती है। उसको एक विश्वास हो जाता कि 2 महीने पिए नहीं बटा, आशा निर्माण हो जाती कि ये शराब से दूर है। और फिर मेरे को घर को लाया जाता 2-3 महीने और घर को। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शराब नहीं पिया, 3 महीने बंदिश था। मेरे पे कोई मेरे कुटुंब में जैसा मैं उपकार कर रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बीबी ने मेरी सेवा करने को ना, काम पे नहीं जाने। पहले बेचारी काम पे नहीं जाएंगी तो खाएंगे क्या? एक तो दुष्काली में 13वां महीना मैं पहले पगार के पैसे देता रहता, कर्जा बाजारी, बच्चों के मेरे वजह से बच्चों के ट्यूशन बंद गिर गया, स्कूल में जाना बंद गिर गया। और मैं ऐसे विचार करता था। और ऐसे में मेरे औरत मेरे को कुछ गालियां भी बकती थी। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ये सब हो गया, इसको जवाबदार तू मैं। और फिर ऐसे में मेरे को एक पश्चाताप की भावना निर्माण हो जाती। और फिर मैं क्या सोचता कि मरे तक शराब नहीं पीने की। ये साला मैंने क्या कर डाला? ये सब धिंगाना, बच्चों का धिंगाना, औरत का धिंगाना, ये घर में मेरा पैर टूट गया शराब की वजह से। ये पश्चाताप की भावना मेरे में निर्माण हो जाती है। और अब मरे तक शराब नहीं पीऊंगा। और कामयाब भी होता मैं कुछ दिन। तो मैं 11 महीने जो है शराब से दूर रह सका। 6 महीने के बाद मैं ड्यूटी पे गया, पगार लिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, घर को आया, पगार पूरा बीबी को दिया। अगले महीने भी वही किया। मार्च एंडिंग में लोग मेरे संग शराब पीते थे, मैं शराबी लोगों के संग रहता था, लेकिन शराब नहीं पीता था। और लोगों को ज्ञान देता था कि देखो भाई शराब मत पियो, ये मेरा हाल देखो, मेरी गाड़ी देखो, कितना दिंगाना हो गया। मेरी गाड़ी देखकर लोग ये सोचते थे कि साला मर गया कि जिंदा है। पर लोगों को ज्ञान बांटने लग गया था। और शराब मत पियो। अब उतने में क्या हुआ, मेरे मावस भाई का शादी की पत्रिका आई। मेरे को इंदौर जाना। अब मेरे औरत को मैंने बताया कि आप अपन दोनों का अच्छा पट रहा था, अब अपन इंदौर जाएंगे। औरत क्या बोले, नहीं नहीं अभी रन दो, बच्चे की ट्यूशन चल रही, स्कूल चल रहा है, अभी अभी तो अपनी परिस्थिति थोड़े से, अभी काम पे जा रहे, अभी पगार तुम दे रहे घर को, अभी तो अपनी परिस्थिति लाइन पे आ गई, अभी इतना खर्चा आपने को झेपेगा नहीं, फिर बच्चों की परीक्षा है। तो मेरा मुंह चिम गया था, नहीं बोल रही थी। लेकिन मेरी औरत क्या बोले, देखो बोले आप जा सकते हैं बोले। वो क्यों बोला उसने कि साला नर्वस हो जाएगा तो और शराब पिएगा। फिर मेरे औरत ने मेरे को जाने की परमिशन दी। मैं अमरावती से वो डुगडुगी अकोला से डुगडुगी गाड़ी, अकोला गया, 2 घंटे वो डुगडुगी गाड़ी की राह देखा, खाना खाया, लेकिन कोई भी आवे की विचार नहीं। इंदौर पहुंचा, सवेरे जैसी की दुकान के सामने ही उतरा, तो भी मेरे दिल में कोई आवे की विचार नहीं। मंगल कार्यालय गया, जब शादी थी वहां नहाया धोया, मार्केट गया, प्रेजेंट लाया, देव दर्शन किया, सब बातें की, वापस आया। लेकिन शराब मेरी छूटी थी, 11 महीने हो गए थे, तो मेरे को भूख लगती थी। तो एक पांठे वाले को पूछा, भाई हमने वाला कोई यहाँ पे खाना होटल वगैरह है क्या? तो बोले बाजू में जाओ, बोले सब कुछ मिल जाता है बोले वहां पे। मैंने रोड क्रॉस करके गया, वो होटल में गया, नाश्ता मंगाया, सिगरेट मंगाई, चाय मंगाया, एक चाय की चुस्की लगाई, सिगरेट का दम लगाया, इधर उधर निरीक्षण कर रहा है होटल का। साला उधर धुएं चल रहे सिगरेट के, शराब पी रहे लोग। मेरे मन में भी ख्याल आ रहा है कि लक्ष्मण तूने भी ऐसा आनंद लिया, शराब पिया, मजा उड़ाया, लेकिन तेरे को नहीं जमा वो। अंदर के अंदर ही विचार कर रहा है। एक मन बोल रहा है लक्ष्मण शराब एक 90 मंगा लेना, रात का नींद है। एक मन बोला नहीं नहीं लक्ष्मण तेरे को नहीं जमेगा बेटा, तूने बहुत ढिंगाने की है, तेरा
एक्सीडेंट हुआ, बच्चे की हालत खराब हो गई। ये एक मन बोल रहा है, दूसरा मन बोल रहा है साधु बन गया क्या साले, 90 पी लेना, मजा आ जाएगा। और कब मेरे मुंह से आवाज निकली, वेटर इधर आओ, एक 90 लेके आओ। और उसने 90 लाने पलटा ही नहीं, तो मैंने क्या बोला, एक बियर भी लेके आ। मतलब ये काम करिए तो फुल क्वार्टर ही लेके आ। और उसने वो फुल क्वार्टर लाया, 90 लाया, वो पावती लाया। मैंने एक ही साथ में ऐसी मारा का जैसा एक डाकू जेल से छूटता है, वो शराब मार लिया मैंने। और उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं मेरे को पता नहीं, कितनी शराब पिया मन, सब भूल गया। ये शराब में मेरा क्या ढींगाना किया, मेरी बीबी जाने वाली थी, नौकरी जाने वाली थी, ये सब होने वाला था। कितना बड़ा हाथ बोलता भाई शराब के सामने, कितना शक्तिहीन था, मेरा वश गायब हो गया था शराब को नहीं बोलने का। ये मेरी दुर्दशा दोस्तों। और कुछ दिन के बाद फिर दो, जहां इंदौर से मेरे को अकोला आने के लिए 1 घंटा 6-7 घंटे लगते, मैं अकोला आ गया। और अकोले से मेरे को 3 घंटे लगते अमरावती आने को, तो मेरे को 3 दिन लगे। ऐसे शराब के नशे में धुत में आया, मेरे कपड़े गए, बैग गई, सब गया। और घर को आया था, 3 दिन शराब पिया, मेरे पास एटीएम था, पैसे थे, अकोले में शराब पिया। और घर को आया, औरत ने पहचान लिया, बोले कुत्ते का धूम सीधा कभी नहीं होगा, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो फिर उसके बाद में औरत की गाली बकना ये वो चालू हो गया। फिर मेरे दिल में एक ही ख्याल है, मेरा अहंकार उफाड़ी मारने लग गया। साली औरत जात मेरे मुट्ठी में रहने को ना, ये साली मेरे शराब के बारे में बोलती है। और मेरे शराब के बारे में बोलने वाला सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वही का वही लक्ष्मण। टाटा वैसा का वैसा ही अहंकार वैसा का वैसा ही, कुछ कम नहीं हुआ, टाटा उतरा ही नहीं, अहंकार बढ़ गया। लेकिन मेरे जैसा शराबी को अहंकार का खच्चीकरण करना पड़ेगा बोला गया पहले पायरी में, लेकिन ये खच्चीकरण मेरा होता नहीं। अहंकार पुनर्जन्म लेने वाला है। मेरे अहंकार को जरा सा भी धक्का नहीं बैठने को ना। औरत, मेरा अहंकार देखो, औरत गई तो चलेंगी, नौकरी गई तो चलेंगी, 1000 नौकरियां मिलेंगे, 1000 पत्नियां मिलेंगे, 1000 नौकरियां मिलेंगे, एक भी साले बेवड़े को नौकरी नहीं मिलती ना, एक भी औरत नहीं मिलती। लेकिन सब गया तो चलेगा, लेकिन शराब छोड़ने को तैयार नहीं रहता भैया। भाई शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, हतबल हूँ, मानने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं शराबी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी ये सही पहचान है शराबी की, ये मैं मानता ही नहीं। और मेरा रॉक बॉटम, मेरे को ये में आने के बाद पहले कदम के अंतर्गत मेरा रॉक बॉटम मेरे को पहचानना पड़ेगा। मेरा रॉक बॉटम क्या, ये अल्कोहल का नीचे सूत्र है। ये जब तक मेरी पहचान नहीं होती, जब तक मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि तू पूरा शराबी है लक्ष्मण, तभी मैं मान्य करूंगा कि शराब के सामने मैं हतबल हूं। तो मेरा रॉक बॉटम देखो, इतने में मेरा खत्म नहीं हुआ। तो ये साली औरत शराब के बारे में मेरे को बार बार बोलती है, मेरे को दिखाती है, नीचे नीचे गिरा के बात करती है, औरत जात साली। तो मैंने क्या किया मालूम है, ऐसे जगह बदली कर लिया साले को कि जहाँ 150 किलोमीटर के अंतर पे, और वो भी 150 किलोमीटर के बाद में 30-40 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता, वो भी घनघाट जंगल, जहाँ शेर डुक्कर ये वो पगडंडी का रास्ता, 30 किलोमीटर पैदल का रास्ता। काय के लिए, इसको साली को दिखाना है। जब मालूम गिरेगा ये 30 किलोमीटर पैदल के अंतर रहेगा, तो ये साली आ नहीं सकेंगी अकेली औरत। अब फिर मैंने बदली कर लिया, वहां गया, फिर मजा मारने लग गया। शराब, अब लक्ष्मण को कोई बोलने वाला नहीं, शराब तो वहां का माहिर करता। शराब के
दुकान ही दुकान थे वहाँ गावरानी शराब तो मुफ्त में भी मिलती थी मेरे जैसे को। फिर वहां मैंने अपने धंधे चालू किए, अनैतिक काम चालू किए, कुछ औरता के साथ में भी बेकारी चालू की। ये सब दोस्तों, फिर उसके बाद में मेरे में डर पैदा हो गया। लोग गांव में कुन चालू हो गए, लोगों को लगा, गांव के लोग सोच रहे थे मेरे बारे में भगवान है। तो फिर मैं वहां से भाग गया डर के मारे। मैंने दूसरी जगह बदली किया, दूसरी जगह भी वही धंधा किया मैंने, जहां रहता था वहीं मैंने शेड गिरा दी। एक कौवा कैसा रहता है, सिर्फ डाल बदलता है, झाड़ बदलता है, और काव 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 कौवा कौवा काव काव ही करते रहता है दोस्तों। ये मेरी ही शराब की बीमारी है, काव काव करने की। जैसा मैं कौवा था दोस्तों, ये कौवे जैसी मेरी हकीकत हो गई थी। ये था मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का पहले कदम का पहला पार्ट, सिर्फ शराब के बारे में पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है, जो मेरी जीवन की जो अस्त व्यस्तता है दोस्तों, तो दूसरा पार्ट मेरा अस्त व्यस्तता है। हेलो, टाइम ठीक है। तो मेरी अवस्था मैं थोड़े 5 मिनट में 2 मिनट में बता देता हूँ। मेरे को जो संबंध जो है, मैंने ऐसे भी संबंध बिगाड़ के रखा था कि मैं संबंध हाथाड़ नहीं सकता था। मेरे रिश्तेदार, नियर मेरे काम के जगह के लोग, सब संबंध बिगाड़ के रखा था। तो मेरे को ये संबंध सब हैंडल करना पड़ेगा। तो ये अस्वस्थता जो है मेरी, ये 9 अंगों में जो अस्वस्थता है, ये 9 अंगों की अस्वस्थता 12 कदमों के द्वारा मेरी अस्वस्थता खत्म होने वाली है, वैसे खत्म होने वाली नहीं। तो 12 पायरे के अंतर्गत जो आध्यात्मिक जागृति होगी, तभी हमारी ये जो है अस्तव्यस्तता दूर होगी। अस्तव्यस्तता पहले पायरी में दूर नहीं होंगी, 10वें पायरी में हमको हरवलेला विवेक जो है वो परत मिलेगा, जब भी हमको 9वें पायरी में एक आश्वासन मिलेगा, हम स्वतंत्र मानव बनेंगे। तो ये मेरे को अस्तव्यस्तता पे मरे तक काम करना है। मेरा सही पार्ट जो है, मैं शराबी क्यों बना, तो मेरी जो अस्तव्यस्तता शराब ने की है, वो अस्तव्यस्तता सबसे बड़ी खतरनाक मेरे लिए। धन्यवाद भाऊ, माफी चाहता हूँ समय के लिए।